नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चरसिया आप सभी का बीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपके लिए 2022 में आए हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा में जितने भी आंकिक प्रश्न थे जो आपके परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित थे, हमने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021 की परीक्षा में, हालांकि आपको जानकारी होगी कि 2021 में कोरोना काल के कारण आपकी परीक्षाएं नहीं हो थी, लेकिन प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन कुछ बच्चे जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट थे, उनको पुनः परीक्षा कराई गई थी और उनका भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उनके एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आए हुए थे दोस्तों, तो आज हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पे देखो दोस्तों कि वैसे तो प्रत्येक साल 7 मॉडल पेपर बन के आते थे, लेकिन कोरोना काल में केवल 2 मॉडल पेपर बने हुए थे। तो आइए हम एक एक को सॉल्व करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को। आइए देखिए, जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने आपको बताया था क्या, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका जो 2021 में 2 सेट हुए थे, एक HX था, तो वहाँ पर 824 HX में ये क्वेश्चन आया था परावर्तन और अपवर्तन संबंधित ये क्वेश्चन कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या दी गई है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं। R बराबर कितना दे दिया गया है आपको, 40 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। हमको निकालना है फोकस दूरी, तो लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी बराबर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी F = हो जाएगा R/2। तो R की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। इसका होल/2 सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इस बार पता होगा कि इस बार की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। ध्यान देना, अगर फोकस दूरी पूछे वहाँ पर कैसे अगर सॉल्व करना है तो ऐसे फार्मूले पर, अपना अगर समय बचाना रहेगा तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी पूछ रहा हो और वक्रता त्रिज्या दी गई हो, तो वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर फोकस दूरी मिल जाएगी। वक्रता त्रिज्या का आधा कर दोगे तो फोकस दूरी मिल जाएगी। और क्वेश्चन में फोकस दूरी दी रहे और हमको वक्रता त्रिज्या निकालना हो, फोकस दूरी दी रहे वक्रता त्रिज्या निकालना हो, तो उसका दुगना कर देंगे। जैसे फोकस दूरी दी गई हो क्वेश्चन में 20 और आपसे पूछे कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 20 का दुगना कितना हो जाएगा, 40। और अगर क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या 40 दी है या कुछ और भी दिया है तो उसका हाफ कितना, जैसे यहाँ 40 का आधा कितना हो गया, 20। तो इस तरह से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है कि एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर चित्रानुसार माध्यम 2 में प्रवेश करती है। कौन सा माध्यम सघन है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है ये अपवर्तन से संबंधित है। और अगर आपको अपवर्तन की परिभाषा नहीं पता है या फिर आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम का ज्ञान नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी। इसलिए इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, उसको देखकर कैसे पहचानेंगे, आइए इसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों,
आ गया जैसे हमारे पास दिखाया गया कि दो माध्यम हैं, एक माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, लेकिन जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाए। आपके दो माध्यम हैं, जैसे हमारा हाथ है, इसके ऊपर समझ लीजिए वायु है, एयर, और इसके नीचे पूरा जल भरा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वायु से प्रकाश की किरण आएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जैसे ही जल में प्रवेश कर जाएगा, वाटर में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो उसकी स्पीड घट जाती है। इस तरह से हम लोग क्या बताएंगे कि आपका जो वायु है वो हमारा विरल माध्यम है, और जो हमारा जल है वो क्या है, सघन माध्यम है। एक तो ये कंडीशन है कि प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा, लेकिन दो माध्यम होने चाहिए, बिना दो माध्यम के हम सघन और विरल नहीं बता सकते। दो माध्यम हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा वो होगा विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम वो होगा सघन। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा कैसे हम जानेंगे। अगर हमको दिया गया है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक कम है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम वो हो जाएगा विरल, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा ज़्यादा वो होगा सघन। जैसे दो माध्यम हैं, एक है माध्यम 1 और दूसरा है माध्यम 2। माध्यम 1 का अपवर्तनांक है 1.33, 1.33, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक है मान लीजिए 1.5, तो 1.5 ज़्यादा है किससे, 1.33 से। तो माध्यम 2 जो है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है वो हो जाएगा सघन माध्यम, और जो 1.33 अपवर्तनांक वाला है वो हो जाएगा आपका कैसा माध्यम, विरल माध्यम। इतना आपको समझ में आ गया। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन यहाँ से जब समझेंगे कि ये आपके अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया अभिलंब। अगर प्रकाश की किरण आए, ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रकाश की किरण आए और अपवर्तन की घटना होने के बाद वो सीधे न जाने के बाद अगर अभिलंब की ओर झुक जाती है, किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि ऊपर वाला जो माध्यम है वो विरल, और अगर अभिलंब की ओर झुक गई है तो वो क्या हो जाएगा, सघन। और यहीं पर अगर आने वाली प्रकाश किरण अपने माध्यम से हटती है और हटने के स्थान पर ये अभिलंब से दूर हट जाए, ये तो अभिलंब की ओर आ गए, और ये क्या, ये जो आपकी लाइन है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं। ये आपका क्या है, अभिलंब। अगर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है तो वो सेकंड माध्यम जो होगा जिसमें प्रकाश इंटर कर रहा, प्रवेश कर रहा है, तब तो वो सघन होगा। और अगर अभिलंब से दूर हट रहा है तो वो माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और वो पहले वाला माध्यम क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। और एक चीज़ कैसे पहचानेंगे, अगर यहाँ पर एंगल ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 45 और यहाँ पे हो गया 30, अगर यहाँ पहले माध्यम में जो आपका आपतन कोण है उसका मान ज़्यादा है और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण से कम आ रहा है, तो जिसमें कोण ज़्यादा है वो हो जाएगा आपका विरल, और जिसमें कोण कम होगा वो हो जाएगा सघन। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन आपको मिला है, पहले यहाँ पे एक समझ लें कि अगर यहाँ पर एंगल 30 ही बन रहा है और यहाँ पर बन गया 60, मतलब जो पहला माध्यम है वहाँ पर आपतन कोण का मान कम है, आपतन कोण का मान कम है, और अगले माध्यम में अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है, तो इसका मतलब फिर समझ जाएंगे कि जहाँ पर
कोण का मान कम होगा वहाँ होगा आपका विरल माध्यम सघन माध्यम, और जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर होगा आपका विरल माध्यम। तो आइए इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सघन और विरल के बारे में बता दिया। अब आइए ये जो दिया गया क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र के माध्यम से आपको बताना है पहले क्या कि कौन सा माध्यम सघन है। तो अभी आपने क्या देखा कि पहले माध्यम का कोण 30 अंश है और दूसरे माध्यम में जो बना कोण है वो 45 अंश है। इसका मतलब हमने अभी आपको बताया था कि जिस माध्यम में कोण जो होगा अगर वो कम है तो वो दोस्तों हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा सघन माध्यम। तो लिखेंगे पहले का आंसर क्या कि माध्यम एक सघन माध्यम है। माध्यम एक सघन माध्यम है। माध्यम एक आपका क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर दिखा देंगे कि I इज लेस देन R। अब I और R क्या है, I इज इक्वल टू आपको दिया गया 30 डिग्री और एंगल R जो दिया गया वो आपको कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो एंगल I का मान R से कम है, तो जिस माध्यम में आपतन कोण या अपवर्तन कोण जिसका कम होगा वो होगा सघन और जिसमें ज़्यादा होगा वो होगा विरल। तो यहाँ पे 30 है मतलब ये सघन माध्यम हो गया, क्योंकि ये 45 से कम है और यहाँ 45 से 30 से ज़्यादा है मतलब ये विरल माध्यम हो गया। आइए इस क्वेश्चन में दूसरा क्या हमसे कह रहा है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक बताना है। तो स्नेल के नियम से, किसके नियम से दोस्तों, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू 1n2। 1n2 का मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इनके आप भूल रहे हैं तो जो आगे लिखा है याद करने का तरीका, आगे वाले के सापेक्ष पीछे वाले का अपवर्तनांक। तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का निकालना है। तो I का मान कितना दिया गया है 30, R का मान कितना दिया गया है 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 अंश बटे साइन 45 अंश बराबर 1n2। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और साइन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2 बराबर कितना आ गया 1n2। किसी बुक में दोस्तों अपवर्तनांक को n से भी दिखाते हैं और किसी बुक में आपको म्यू से भी दिखाते हैं। तो चाहे आप n लिखें चाहे म्यू लिखें, दोनों बात एक है। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये √2 चला जाएगा ऊपर, तो √2/1 इज इक्वल टू 1n2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यहाँ बचेगा √2, तो आपका टोटल जो वैल्यू आएगा 1n2 इज इक्वल टू 1/√2। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। और मान लीजिए आपको दशमलव में निकालना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1/2 का मान होता है 1.414। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो मान आएगा दोस्तों वो आपका माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक होगा। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश के वेग की गणना करना है।
मतलब एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें आपको प्रकाश के वेग की क्या करना है दोस्तों, गणना करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी पदार्थिक माध्यम में जब कोई प्रकाश जाता है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है। पहले आइए हम सूत्र को लिखते हैं, उस सूत्र को लिखने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा वो सूत्र क्या है, जो फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे उस सूत्र को एक बार देख लें। चलिए, किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, जो भी आपको समथिंग लगे, प्रकाश का वेग या v बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग c से लिखते हैं, पूरे का माध्यम या पदार्थ का अपवर्तनांक। मतलब जो आपका टोटल फार्मूला निकल के आया यहाँ से वो क्या है, v = c/n। आइए अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, c बराबर, तो मतलब हमको c बराबर दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद कह रहा है पदार्थ का अपवर्तनांक। तो एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5, मतलब n बराबर 1.5। ठीक है, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसको जानते रहिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या निकालना है कि किसी पदार्थ में प्रकाश का वेग, तो फार्मूला हम लोग जाने गए हैं, v = c/n। c का मान है 3 × 10⁸ और n का मान है 1.5, तो कटेगा 2 टाइम्स आएगा, तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की क्या करना है, हमको गणना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो -20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर पे ना, तो क्या है, अवतल दर्पण से किसकी, वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर आपका कितना है, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि u का भी मान हमेशा माइनस में रहता है। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का मान निकालना है। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v
1/f बराबर 1/b माइनस 1/+1/u। लेंस में माइनस लगाएंगे और आपके दर्पण में प्लस। चलिए, तो 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है, -20 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू सॉल्व करना है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी दी गई है, -60। इसको सॉल्व करोगे तो -1/20 इज इक्वल टू 1/b प्लस माइनस -1/60। ये -1/60 इधर आएगा, इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/60, जब राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और -1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 60 बन जा 60 -20 3 जा 3 टाइम्स जाएगा 1/v। 3 - 1 कितना आ जाएगा, -2/60 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 30। तो इसको सॉल्व करने पे जो आ रहा है -1/30 इज इक्वल 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -v इज इक्वल टू 30 और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, v की वैल्यू माइनस में आई है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था, अगर अवतल दर्पण में v का मान माइनस आता है तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति यहीं पे पूछता तो वो हो जाता वास्तविक एवं उल्टा, और वहीं पर अगर यही v का मान प्लस में आता तो क्या हो जाता दोस्तों, ये इसका मान जो हो जाता वो हो जाता आभासी एवं सीधा। कब, जब v का मान प्लस में आता। आइए इस क्वेश्चन का किरण आरेख भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा क्या दोस्तों, अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव, ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस, ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। f का मान क्या है, f का मान आपको फोकस दूरी दी गई थी 20, ठीक, और आपका और क्या दिया गया था, और आपको दिया गया था u का मान, u का मान आपका 60 दिया गया था, यहाँ पर -60 सेंटीमीटर। अब हो सकता है आपके मन में विचार हो कि आपने यहाँ 60 कैसे रख दिया। देखो दोस्तों, 20 ये हो गया, ये तो फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी को दुगना 40 सेंटीमीटर पे आपकी वक्रता त्रिज्या मिलती, फिर 40 के आगे ही तो होता आपका 60, तो यहाँ पे हो गया। अब हमारा पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण लेंस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये तो हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी बन रहा है, देखोगे 20 और 60 के बीच आ रहा है, कितना 30 आया ना, तो 20 और 60 के बीच में ही है मतलब। तो यहाँ पे देखिएगा क्या टोटल हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो ये इसका हमने क्या बना दिया, किरण आरेख बना दिया दोस्तों। कि आपके 2021 में जैसा अभी हमने आपको बताया था, कोरोना काल में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वो उन्हीं बच्चों के लिए हुए थे जो अपने परसेंटेज से असंतुष्ट थे, जो अपने परसेंटेज से असंतुष्ट थे, उन्हें ने ये एग्ज़ाम दिया था। हालांकि बहुत लोग बच्चों का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ा है। जिस विद्यालय में हम पढ़ाते थे वहाँ पे जब आया था रिजल्ट तो उनका केवल 70% ही बना था, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो 92% उसने गेन किया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें केवल 2 सेट आए थे यहाँ पर, और आपके दोनों सेट में टोटल मिलाकर जो टोटल हमने काउंटिंग किया तो 4 क्वेश्चन थे। वो चारों क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी दोस्तों, तो वहाँ पर हम लोग 2020 में आए हुए सभी प्रश्नों को परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आए थे उसको हम सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।